साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ है आसान में। साथियों मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ 2022-23 वित्तीय वर्ष का टैक्स विवरण का, जो टैक्स विवरण का 2022-23 का है, जिसे भरते समय हमारे बहुत से सारे शिक्षक साथियों या कर्मचारी साथियों को समस्या होती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक उदाहरण के साथ टैक्स विवरण का लेकर के आया हूँ, जिससे आप इसे बहुत आसानी से समझ सकें और अपने टैक्स विवरण का भर सकें। तो आइए हम बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 लिखा हुआ है। यह क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है वो कब से होती है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक का जो ईयर है, उस ईयर को हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जब हम इस अपने टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो चूंकि टैक्स जो लगता है वो टैक्स लगता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, और हम टैक्स विवरण अपने विभाग को कब देते हैं? 31 मार्च के पहले ही देते हैं। अगर हम अपने बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद में जो टैक्स की विवरणिका भरी जाती है वो फरवरी माह में ही भर दी जाती है। तो जब फरवरी माह में भरी जाती है तो हमारे पास जो डाटा होता है वो होता है मार्च 22 से लेकर के फरवरी 23 तक का। लेकिन इस इनकम का जो टैक्स डिपार्टमेंट को हम देते हैं वह देते हैं 31 मार्च 2023 के बाद देंगे। तो 31 मार्च 2023 के बाद जो देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस अर्थात किस ईयर में देंगे? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देंगे। तो 2023-24 को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं। कहने का मतलब इस ईयर का टैक्स हम इस साल में देते हैं, अगले साल में देते हैं, इसलिए हम इसे असेसमेंट ईयर कहते हैं और इस ईयर को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो आइए हम इस विवरणिका के माध्यम से समझते हैं कि अब हम अपना टैक्स कैसे भरेंगे। मान लीजिए कि शिक्षक साथी का एक टैक्स विवरणिका है आपके सामने। पहले इनके आय का विवरण देखते हैं। आय मान लीजिए इनका जो मूल वेतन है वह 52,000 है। डीए इस पर 31% मिलता है मार्च में। 16,120 रुपये महंगाई भत्ता है। 1800 रुपये इनको अचार मिलता है। तो टोटल की सैलरी कितनी हो जाती है? 69,960 रुपये। इसमें से हम 87 रुपये सामूहिक बीमा का घटा देते हैं। यह आपके विभाग के द्वारा यह विवरण आपको मिलेगा कि आपको कितना इनकम जनरेट हुआ है। इसी तरह से देखिए, जुलाई में डीए कितना हो गया? 34%। अक्टूबर में कितना हो गया? 38%। तो उसी हिसाब से आपका जो सैलरी है वह बढ़ती चली जाती है। उसके अलावा आपके आय में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे आपको बोनस मिलता है 6908 रुपये का। आपको जो एरियर मिला, ये कौन सा एरियर है? क्योंकि जो डीए लागू हुआ वह उसकी घोषणा पहले ही हो जाती है लेकिन लागू बाद में होता है। तो जो डीए का एरियर है वह एरियर आपको इनको मिला है, इस साथी को 15,772 रुपये। इसी तरह से डीए और बोनस को जोड़ करके जो संपूर्ण आय हुई वह हुआ 9,02,572 रुपये। इनका सामूहिक बीमा जो कटा है वो 1044 रुपये। अब किसी साथी का ऐसा भी हो सकता है कि जो सामूहिक बीमा है वह न कटा हो, या किसी का 2-4 महीने के लिए कटा हो। तो जिस हिसाब से आपका सामूहिक बीमा कटा है उस हिसाब से आप यहाँ पे जोड़ करके लिख लीजिए। आपका आय पता ही चल गया, आय जो संपूर्ण आय होती है आय लिख लिया। इसके बाद क्या होता है कि हमारी बचत, जो हम बचत करते हैं, तो जो हम बचत करते हैं उस बचत को हम धारा 80C के तहत शामिल करते हैं। अब 80C के तहत कौन कौन से बचत होते हैं? जैसे आपका पैसा जीपीएफ में कट रहा है, LIC आपने कोई किया है, मान लीजिए आपने कोई जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। जीवन बीमा पॉलिसी आप किसी भी कंपनी से खरीदे हो, LIC से खरीदे हो या SBI या अन्य किसी भी कंपनी से, किसी भी जीवन बीमा कंपनी से आपने खरीदा है, तो उसका जो आप प्रीमियम देते हैं वह अमाउंट। ट्यूशन फीस आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, उसका जो ट्यूशन फीस होता है, मान लीजिए इस साथी का 10,000 है। इसी तरह से NSC मान लीजिए आपने 30,000 का लिया है, तो 30,000 NSC का पैसा।
इसी तरह से बहुत सा और है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपने अगर पैसा लगाया है, जैसे इस शिक्षक साथी ने कुछ भी नहीं लगाया है, मान लीजिए आपने लगाया है तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से पीपीएफ में होम लोन का मूलधन, जैसे आप होम लोन, अगर कोई भी साथी होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होम लोन का मूलधन और एक उसका ब्याज। तो बैंक से जब आप स्टेटमेंट लेंगे तो बैंक से स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा होता है कि आपका मूलधन कितना है और आपका होम मूलधन कितना कटा हुआ है और कितना आपका ब्याज कटा हुआ है। तो जो मूलधन होता है उस मूलधन को हम लिख लेते हैं धारा 80C के तहत बचत में, और जो ब्याज होता है वो हम आगे आपको बताएंगे कि उसका भी डिडक्शन होता है, लेकिन उसका डिडक्शन कैसे होता है ये हम आगे आपको बताएंगे। इसी तरह से एनपीएस की कटौती, मान लीजिए आपने एनपीएस में कुछ पैसा लगाया हुआ है, वह जो एनपीएस में आपका पैसा, जितना भी पैसा कटा है उस पैसे का जो आपका 10% शेयर आपका है, 14% शेयर सरकार का है, तो उसको तो आपके आय में जोड़ते नहीं हैं और उसकी कोई बात ही नहीं। लेकिन 10% शेयर जो आपका है, उस 10% शेयर अगर आपका 50,000 रुपये तक का है तो उसको एनपीएस को डायरेक्ट 50,000 का एनपीएस डायरेक्ट घटा देते हैं। लेकिन अगर आपका एनपीएस 50,000 से अधिक है तो 50,000 से जितना अधिक है उसको हम क्या करते हैं, धारा 80C के तहत लिख देते हैं। मान लीजिए आपका 60,000 एनपीएस है, तो 60,000 एनपीएस में से आप 50,000 एनपीएस आपका डायरेक्ट घट जाता है आपके आय में से, और 10,000 जो है वो 80C के तहत घटता है। इसी तरह से अन्य आपका और कोई भी बचत है, बहुत सारे जो 80C के तहत बचत आते हैं, उन बचत को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे इस साथी का कितना है, इस साथी ने अपना बचत किया है LIC में 50,000, ट्यूशन फीस में 10,000, LSC में 30,000 और पीपीएफ में इन्होंने 60,000 का बचत किया है। तो टोटल बचत इसका कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। हाँ, एक चीज़ और ध्यान है कि जो 80C के तहत बचत होता है, अगर मान लीजिए इन सारे मदों में आपने पैसा अपना लगाया हुआ है, लेकिन यह जो बचत है उस बचत का अमाउंट अगर 1,50,000 से अधिक हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको जो डिडक्शन है वो उस पैसे पे मिलेगा, तब आपको जो डिडक्शन है वह मिलेगा सिर्फ 1,50,000 रुपये तक। तो ये जो होगा बचत की बात, यह हो गई आय की बात। आपको आय पता चल गया और आपको 80C के तहत बचत पता चल गया। आइए अब देखते हैं कुल आय कितना है, 9,02,572 रुपये। एनपीएस 14%। आपके जो विवरणिका होती है उसमें मेंशन होता है कि एनपीएस का 14% यहाँ पे जोड़े, लेकिन इसे जोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी हम इसे जोड़ते हैं तो आगे चल के उसको फिर से घटाया जाता है, तो हमको न तो जोड़ने की जरूरत है ना ही हमें घटाने की जरूरत है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब आते हैं मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता आपका कितना है, जो HRA है 22,080 रुपया। मकान किराया भत्ता होम लोन पर ब्याज, मकान किराया भत्ता का छूट मिलता है धारा 10 के तहत, होम लोन के ब्याज में जो छूट मिलता है धारा 24 के तहत। तो इन दोनों में से आप एक ही लाभ लें तो बेहतर होता है, एक ही लाभ लेना सही होता है, क्योंकि हमें कभी भी टैक्स स्लैब में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गलत डाटा नहीं देना चाहिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक लाभ ले सकते हैं। मकान किराया भत्ता कितना होता है या इसकी कितनी रसीद लगाई जाती है, जब आपको छूट मिलेगा वह 22,080 रुपये का ही मिलेगा, लेकिन कितनी रसीद लगाई जाती है इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके बताएंगे कि कितने की रसीद लगती है, क्योंकि यहाँ बताना संभव नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपका है, अगर मान लीजिए आपने किराया भत्ता का रसीद लगाया है तो उस रसीद में से 22,080 रुपये जो है आप इसे यहाँ से घटा सकते हैं। अथवा आपने मान लीजिए होम लोन लिया है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ होम लोन का जो ब्याज वाला कंपोनेंट है वो यहाँ से घटाते हैं और मूलधन वाला कंपोनेंट 80C के तहत। तो ब्याज वाला जो कंपोनेंट है वहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर ब्याज इस साथी का ब्याज का कंपोनेंट है 1,02,572 रुपया, इस पैसे में से इसको डायरेक्ट हम घटा देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आय में से जब इसको घटा दिए, फिर आपका होता है मानक कटौती। मानक कटौती हर व्यक्ति को मिलता है, मानक कटौती मिलता है 50,000 रुपये। तो हम
50,000 रुपये फिर से इनकी जो आय है उस आय में से 50,000 रुपये और घटा देते हैं। तो जब 50,000 रुपये घटा देते हैं, 9,02,572 रुपये में से 1,02,572 रुपये इस साथी का ब्याज था, होम लोन पे ब्याज था, तो उसको मैंने घटा दिया। अगर आपका ब्याज की जगह ये सारे आपको घटाना है तो आप ये सारे घटाइएगा। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन का ब्याज का कंपोनेंट यहाँ से घटाइएगा। उसके बाद आप मानक कटौती घटाएंगे। मानक कटौती घटाने के बाद इनका आय बचा 7,50,000 रुपये। अन्य आय होती है। अन्य आय ये तो आपकी सैलरी से आपकी इनकम हो गई। सैलरी से इनकम के अलावा मान लीजिए आपको कहीं से रेंट मिलता है या आपके और कोई आय का स्रोत है, आप नौकरी के साथ साथ कुछ और करते हैं, तो उससे जो आय होती है उस आय को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम कर्मचारियों का ऐसी कोई आय होती नहीं है। हाँ, एक से जरूर आय होती है कि मान लीजिए आपके बचत खाते में कुछ पैसा जमा है तो उस पर आपको ब्याज मिल जाता है। अगर उस पर आपको ब्याज मिलता है तो वो ब्याज आपके आय में जोड़ी जाती है। लेकिन अगर वह ब्याज का जो पैसा है, वह ब्याज का पैसा अगर 10,000 रुपये से आपका कम है तो फिर वहाँ यहाँ पे आय में जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बचत खाता में से बहुत सारे साथियों का ऐसा भी हो सकता है कि जो 10,000 से अधिक हो, अगर 10,000 से अधिक है तो उसको हम आय में जोड़ देंगे, अगर 10,000 से कम है तो उसको आय में जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जोड़ने के बाद यह आपके आ गया। उसके बाद में सकल आय, इस साथी का सकल आय कितना आया? 7,50,000 रुपये। अब हम घटाते हैं 80C के तहत जो मैंने बचत किया है। जैसे इस साथी ने किया है 1,50,000, तो आप जितना भी बचत किए हो, अगर आपकी बचत 1,50,000 से कम है तो आप वह अमाउंट यहाँ से घटाएंगे। लेकिन अगर आपका 1,50,000 से अधिक है तो आप कितना घटाएंगे? सिर्फ 1,50,000 ही घटाएंगे। तो इन्होंने कितना बचत किया है? 1,50,000 बचत किया है। इन्होंने बहुत कैलकुलेट करके अपना बचत किया है और इन्होंने सिर्फ 1,50,000 तक की बचत किया है। तो हम कितना घटा देंगे? 1,50,000। इसमें से 1,50,000 और घट गया। इसके अलावा क्या घटेगा? जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, क्या घटेगा? एनपीएस का 50,000। जो एनपीएस इनका कटा हुआ था उस एनपीएस का 50,000 रुपये इन्होंने और घटा दिया। तो कुल बचत कितना हो गया? 2 लाख। 1,50,000 80C के तहत और 50,000 एनपीएस के तहत। इसके अलावा विकलांग छूट, अगर कोई भी साथी विकलांग है या दिव्यांग है तो उस साथी को 75,000 रुपये की अलग से छूट मिलती है, तो उसको 75,000 रुपये और घटा सकते हैं। अन्य छूट में एनपीएस हो गया, या अन्य छूट में आप मान लीजिए आपने कोई मेडिक्लेम लिया है या आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, तो आप उस क्या कहते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस का जो पैसा है उसको 40,000 तक आपने दवा की पर्ची लगाई है तो उसमें 40,000 रुपये तक और आप घटा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई बचत नहीं किया है तो 50,000 और घटाए तो कुल इनकी बचत कितनी हो गई? 2 लाख। 1,50,000 ये 50,000 एनपीएस का, तो 2 लाख इसमें से इनके आय में से और घटा दिया गया। तो कर योग्य आय, इनकी आय कितनी क्या निकल गई? कर योग्य आय, जिसमें हमें कर लगाना चाहिए। तो कर योग्य आय कितना आ गया? 5,50,000 रुपये। 5,50,000 रुपये की कर योग्य आय। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जितना आपकी कर योग्य आय आए सारे आय पे आपको एक निश्चित रेट से लगा दिया जाए टैक्स, ऐसा नहीं होता है। टैक्स कैसे लगता है? टैक्स लगता है स्लैब में, और स्लैब में जो टैक्स लगता है उसके हमारे पास 2 विकल्प हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। 2 विकल्प में से एक पुराना विकल्प है और एक नया विकल्प आया जो 2020 से लागू है। तो नए विकल्प में हम अगर बचत नहीं किए होते हैं तो हम नए विकल्प में नहीं जाते हैं। अगर आप किसी साथी के पास बचत नहीं है तो नए विकल्प को तलाशें, लेकिन अगर किसी साथी ने बचत किया है, जैसे इन्होंने बचत किया है, तो हम क्या करते हैं? पुराने विकल्प को ही अपनाते हैं। पुराने विकल्प का जो स्लैब है वह जीरो से अगर 2.5 लाख तक आपकी इनकम है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और अगर आपकी आय 2.5 लाख से जो 5 लाख तक है उस पर 5% लगता है। 5 लाख से 10 लाख है तो उस पर 20% लगता है, और 10 लाख या उससे अधिक है तो उस पर 30% लगता है। मतलब यह हुआ आपका स्लैब। तो इस स्लैब में इस साथी का मान लीजिए 5,50,000 आया है तो 0 से 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2,50,000 से 5 लाख तक 5% लगेगा, मतलब 12,500 रुपया, क्योंकि इसके पीछे डिफरेंस कितना आएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 12,500 रुपये। अब 5 लाख से जो आय ऊपर है, 5 लाख से क्या है, कितनी ऊपर है, सिर्फ 50,000। तो 50,000 रुपये में 50,000 रुपये पे 20% का टैक्स लगेगा। तो 20% का टैक्स लगेगा तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। 10 लाख से ऊपर इनकी कोई आय नहीं है, अगर आय होती तो 30% लगता, लेकिन आय नहीं है तो इनका टोटल टैक्स कितना हो जाएगा, आयकर कितना आयकर हो जाएगा 22,000। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो हो गया 22,500 रुपये। तो 22,500 रुपये की टोटल आय हो गई। अब देखिए, अगर यह इनकम 5,50,000 से अगर यह टोटल इनकम 5,50,000 है, अगर यह इनकम 5,50,000 न होकर के सिर्फ 5 लाख होती, 5 लाख से कम होता, 4,09,999 भी होता, तो उनको 12,500 का 87A के तहत आयकर में छूट मिल जाती। लेकिन इनकी यही मैंने लिख दिया है कि 5 लाख से कम, लेकिन इनकी जो आय है वह 5 लाख से अधिक है, इसलिए इनको 22,500 इनकी आयकर हो गई। तो इसलिए कुल आयकर इनका कितना हो गया 22,500। तो 22,500 इनका कुल आयकर हो गया। 22,500 मैंने नीचे से भी ऊपर लिख दिया है, तो क्या हो गया 22,500। 22,500 जो इनका कुल आयकर हुआ, उस आयकर पर शिक्षा स्वास्थ्य उपकर गवर्नमेंट लगाती है और वह लगाती है 4%। तो शिक्षा स्वास्थ्य उपकर इस साथी के लिए 22,500 पे जब 4% निकालेंगे तो हो जाएगा 900 रुपये। इसको जोड़ देते हैं तो देय आयकर, कुल देय आयकर कितना हो जाएगा 22,500 ये और 900 ये 23,400 रुपये। तो इस साथी के लिए कितना हो जाएगा, कुल देय आयकर हो जाएगा 23,400 रुपये। घटाए अग्रिम कर, अगर मान लीजिए आपने कोई अग्रिम कर दिया है या इन्होंने कोई अग्रिम कर विभाग को दिया होता तो इनके रेगुलर में मेंशन होता, इन्होंने शायद नहीं दिया है। तो अगर कोई आपने अग्रिम कर दिया है तो वह आपके विवेका में मेंशन रहेगा जो आपको विभाग से मिलेगी। तो उस अग्रिम कर को आप क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। जब उसको आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा शुद्ध देय आयकर। तो इनका शुद्ध देय आयकर कितना आ गया 23,400 रुपये। तो यह कितना लेंगे, इनका शुद्ध आयकर हो गया रुपया 23,400। अगर मान लीजिए आपका अग्रिम कर दिया है आपने और अग्रिम कर अगर आपका 23,400 रुपये से अधिक, तो अगर आपने 23,400 रुपये से अधिक अग्रिम कर दे दिया है तो यहाँ पे डाटा क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। और अगर ये डाटा आपका माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, वह पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आप ITR फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड करेगा। तो या तो आपका प्लस में आएगा तो इतना आपको देय है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे, और अगर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो वह टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR फाइल करने के बाद आपको रिफंड करेगा। तो साथियों, इस तरह से हम आसानी से अपने रेगुलर को इस उदाहरण का प्रयोग करते हुए भर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई और समस्या है तो आप कमेंट में लिखें जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।